नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं गजानंद आज आपके साथ सामाजिक विज्ञान विषय के इतिहास के पहले पाठ फ्रांसीसी क्रांति की वर्कशीट नंबर 53 जो कि आज 12 नवंबर 2020 को आई है उसके बारे में चर्चा करूँगा। जैसा कि आप सबको पहले से जानकारी है कि हमारी सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट ऑल्टरनेटिव डेज़ में एक दिन छोड़कर एक दिन आती है। आज हमारी वर्कशीट नंबर 53 आई है। इसे करने से पहले ये बात आप सबको स्पष्ट रहनी चाहिए कि इससे पहले भी फ्रांसीसी क्रांति के पाठ में से वर्कशीट आ चुकी हैं। अब जो वर्कशीट ये आज 53 आई है, इसमें सन 1794 से 99 का जो उदार गणतंत्र का कालखंड था फ्रांस का, उसके बारे में बताया गया है। ये जो उदार गणतंत्र क्या है, ज़रा उसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। फ्रांस में राजतंत्र ख़त्म हो गया। फ्रांसीसी क्रांति के बाद राजतंत्र को ख़त्म करके फ्रांस के शासन को चलाने के लिए कोई ना कोई व्यवस्था की आवश्यकता थी। तो उस व्यवस्था की आवश्यकता को पूरा करने के लिए वहाँ की जो कार्यपालिका का गठन हुआ, तो उस कार्यपालिका का काम 5 सदस्यों के एक निदेशक मंडल या जिसको कि डायरेक्टरी कहा गया, उसको सौंपा गया। अब वो 5 सदस्यों के निदेशक मंडल या डायरेक्टरी को ही फ्रांस के बारे में सारे निर्णय लेने का अधिकार दिया गया। नेशनल कन्वेंशन जो हुई उसके बाद फ्रांस में डायरेक्टरी का शासन शुरू हो गया, जो 1795 से लेकर 1799 तक चला। इन 4 वर्षों के कालखंडों में क्या हुआ उसको समझने का प्रयत्न करते हैं। क्योंकि डायरेक्टरी का अभी तक कोई शासन का अनुभव था नहीं, इसलिए बड़ा ही अव्यवस्थित और कठिनाइयों से भरा ये कालखंड रहा। जो संचालक मंडल था या डायरेक्टरी के लोग थे, उन लोगों को सशस्त्र सेनाओं के नियंत्रण और सेनाध्यक्षों की नियुक्ति, फ्रांस की ओर से संधि करने या युद्ध करने तक के भी अधिकार प्राप्त थे। मतलब कि फ्रांस के सर्वसर्वा लोग थे। तो संचालक मंडल के सामने सबसे जो प्रमुख समस्या थी वो यही थी कि बार बार युद्ध उन दिनों हुआ करते थे। युद्ध की एक बड़ी समस्या थी आसपास के देशों के साथ में। उस समय यूरोप का जो घटनाक्रम था वो अगर समझने का प्रयास करेंगे तो आपस में यूरोपीय देश युद्ध करते ही रहते थे। जो डायरेक्टरी के सदस्य थे 5, वो अनुभवहीन थे, अपेक्षाकृत उतने योग्य नहीं थे, यानी कि अयोग्य थे और भ्रष्ट भी थे। डायरेक्टरी के शासनकाल में तरह तरह की गड़बड़ी फैली, जैसे बेरोजगारी, बेकारी जिसको यहाँ कहा गया है, वो बढ़ी। लोगों के व्यापार ठप पड़ गए, विदेश नीति भी कमज़ोर हो गई। ऐसी स्थिति में फ्रांस की जनता का जो विश्वास है वो डायरेक्टरी के शासन पर कम होता चला गया। उनको ऐसा महसूस हुआ कि आज ऐसी एक शक्ति की आवश्यकता है, ऐसी एक ताकत की आवश्यकता है फ्रांस के अंदर जो पैदा हो, जो देश के अंदर और बाहर शांति स्थापित कर सके। विदेशी जो शक्तियाँ फ्रांस को के खिलाफ तरह तरह के षड्यंत्र करती रहती है, उन शक्तियों को वो परास्त कर सके। फ्रांस को पुनः फिर से उसका खोया हुआ जो गौरव है वो लौटाया जा सके, क्योंकि फ्रांस यूरोप में एक शक्तिशाली देश के रूप में हमेशा से जाना जाता रहा। उनकी अपेक्षाएं पूरी हुई नेपोलियन प्रथम से। तो इस कालखंड में नेपोलियन प्रथम ने जो सैन्य विजय थे, सैनिक अभियानों में जो विजय प्राप्त की फ्रांस ने उसके नेतृत्व में, उससे फ्रांस को फिर से खोया हुआ सम्मान मिला और इस तरीके से आखिरकार डायरेक्टरी के शासन का अंत हुआ और नेपोलियन प्रथम ने सत्ता पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। 1799 से 1814 तक का जो कालखंड है वो एक प्रकार से कहा जा सकता है कि पुनः फ्रांस का शासन राजतंत्र की ओर चल पड़ा, क्योंकि 1799 में नेपोलियन प्रथम ने डायरेक्टरी के शासन का अंत कर दिया और फ्रांस का खुद प्रथम काउंसिल बन गया। और 1804 में उसने अपने को फ्रांस का सम्राट भी घोषित कर दिया। तो इस तरीके से सम्राट बनना मतलब राजा बनना, तो राजतंत्र का फिर से शुरू हुई और इस तरह नेपोलियन के साम्राज्यवादी शासन की शुरुआत हुई। नेपोलियन ने अपने विजयी अभियानों द्वारा यूरोप का राजनीतिक भूगोल बदल दिया। मतलब कि अनेकों अनेक देश उसने धराशायी कर दिए और फ्रांस के शासन के अधीन उन सबको ले आया। 1812 में जो उसने रूस पर आक्रमण किया वो सबसे बड़ी उसकी गलती साबित हुई, क्योंकि रूस में इतनी सर्दी थी और वहाँ का वातावरण ऐसा था कि फ्रांस की सेना के लिए, नेपोलियन की सेना के लिए वो सब बिल्कुल नया अनुभव था। वो समझ नहीं पाए कि इस वातावरण से कैसे पार पाएँ। उस इतनी अधिक सर्दी
को बर्दाश्त करने के लिए उनके पास वैसे कपड़े भी नहीं थे, क्योंकि सर्दी तो कपड़ों से रुकेगी। तो उस वातावरण में फ्रांस की सेना को, नेपोलियन की सेना को अच्छा खासा नुकसान हुआ और यहीं से उसका पतन शुरू हो गया। 18 जून 1815 में वाटरलू का युद्ध जो हुआ वो अंतिम पराजय थी नेपोलियन की। नेपोलियन ने कई युद्ध लड़े, बाद के अंदर वो कुछ युद्धों में हारा, पर आखिरी जो युद्ध था उसका वो था वाटरलू का युद्ध। वहीं पर उसकी हार हुई, उसे बंदी बना लिया गया, उसे कैद में सेंट हेलेना द्वीप में भेज दिया गया। एक ये द्वीप है फ्रांस के पास, निर्जन द्वीप, जहाँ आमतौर पे लोग बाग नहीं रहते, वहाँ भेज दिया गया और 1821 में उसकी वहाँ पर मृत्यु हो गई। फ्रांस की जो सिविल संहिता है वो नेपोलियन प्रथम जो ये राजा था उसने 1804 में फ्रांस में लागू की। इसे नेपोलियन कोड भी कहते हैं। खास बात यह है कि ये नेपोलियन संहिता जो है, नेपोलियन कोड, आज तक की फ्रांस की जितनी शासन व्यवस्थाएं आई है उनके अंदर सबसे महत्व का स्थान रखती हैं। इस संहिता को बनाने में उसने पुरातन मतलब पुराने और नवीन मतलब नए कानूनों दोनों का समावेश किया, उनका समन्वय स्थापित किया। और इस संहिता के द्वारा उसने क्या क्या किया, तो जन्म के आधार पर दिए गए जो विशेषाधिकार थे उनको बंद कर दिया गया। मतलब कि जन्म किसी राजा के घर के अंदर, किसी धनी के घर के अंदर यदि ऐसा अयोग्य व्यक्ति होगा तो जैसी उसकी योग्यता होगी वैसे उसको अधिकार प्राप्त होंगे। जन्म के आधार पर कि मेरे पिता के पास भी ये अधिकार है तो उसके बेटा हूँ मैं, उसका मेरे पास ये अधिकार आने चाहिए, वो समाप्ति कर दी गई। इसके तहत धर्म की स्वतंत्रता प्रदान की गई और इसमें कहा गया कि सरकारी नौकरियां उनको मिलें जो सर्वाधिक योग्य हों। मतलब शासन अच्छा तभी चलाया जा सकता है जब शासन की बागडोर, शासन के पहिए अच्छे योग्य लोगों के रूप में मिले। तो इसलिए सरकारी नौकरियों में वही लोग आए जो सर्वाधिक योग्य हों। ज्यूरी की सहायता से, ज्यूरी मतलब कि एक साथ काफ़ी लोग जब मुकदमा सुनते हैं, जज एक से अधिक जज होते हैं, वो ज्यूरी कहलाती है। तो ज्यूरी की सहायता से खुले में मुकदमे सुनने की व्यवस्था की गई। कानून के समक्ष सबकी समानता के सिद्धांत को विधि संहिता में स्थान दिया गया। मतलब कि कोई कितना भी धनी होगा, कोई कितना निर्धन होगा, कोई कितना अधिक शक्तिशाली होगा, कमज़ोर होगा, कैसा भी होगा, पर कानून सबके लिए एक बराबर है। व्यक्तिगत संपत्ति के सिद्धांत को मान्यता दी गई और भूमि पर स्वामी के अधिकार को इतना ठोस बनाया गया जितना वह पहले कभी नहीं था। इसलिए छोटे किसान भी नेपोलियन के समर्थक बन गए। नेपोलियन प्रथम की कानून संहिता उसका स्थायी कार्य सिद्ध हुआ। स्थायी मतलब कभी ना खत्म होने वाला। नेपोलियन ने स्वयं इस कानून संहिता के महत्व को स्वीकार करते हुए कहा था कि मेरा वास्तविक गौरव मेरी 40 युद्धों की विजय में नहीं है, क्योंकि नेपोलियन ने 40 युद्ध लड़े, उसमें वो जीता। मेरी विधि संहिता ही ऐसी है जो कभी ना मिट सकेगी और चिरस्थायी सिद्ध होगी, और इसी विधि संहिता के आधार पर नेपोलियन भी अमर हो गया। तो डायरेक्टरी के शासन में क्या क्या कठिनाइयाँ थी, ऐसा पहला प्रश्न इसके अंदर दिया गया है। हालांकि आप जब इसको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, फिर भी मैं आपको जानकारी के लिए बता रहा हूँ। डायरेक्टरी के सामने सबसे बड़ी समस्या जो थी वो हम यहाँ से इसका कह सकते हैं। डायरेक्टरी के मंडल के सामने सबसे ज़्यादा समस्या थी कि युद्ध की समस्या। डायरेक्टरी के सदस्य अनुभवी थे, अयोग्य थे, भ्रष्ट थे। डायरेक्टरी के शासनकाल में तरह तरह की गड़बड़ी फैली, बेकारी मतलब बेरोजगारी बढ़ी, व्यापार ठप पड़ गया, विदेश नीति कमज़ोर हो गई। ये जो इतना हम कह सकते हैं कि ये पहले प्रश्न का उत्तर है। दूसरे प्रश्न में कहा गया है कि नेपोलियन प्रथम किस प्रकार शासन पर अपना नियंत्रण स्थापित करने में सफल रहा। तो उसने कैसे स्थापित किया वो अपने को यहाँ समझ में आएगा कि जब ये कालखंड चल रहा था डायरेक्टरी वाला, तो उसी कालखंड में नेपोलियन ने सैन्य विजयों द्वारा फ्रांस के सम्मान को स्थापित किया और अंतर डायरेक्टरी के शासन को समाप्त करके सत्ता पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। जो इतना है इसके अंदर ये उत्तर हो सकता है। उसके बाद तीसरे प्रश्न में कहा गया नेपोलियन संहिता का क्या महत्व है। नेपोलियन संहिता का महत्व वही है जो नेपोलियन संहिता की विशेषताएं हैं, जो यहाँ से लेकर के और यहाँ तक बताई गई है। और चौथे प्रश्न में बताया गया है नेपोलियन संहिता में दिए गए किन कानूनों और प्रावधानों को आप अभी अपने लिए महत्वपूर्ण मानते हैं। देखिए, बहुत इसके अंदर कोई दो राय वाली बात नहीं कि इसके अंदर बहुत सारी अच्छी बातें थी, जैसे जन्म के आधार पर विशेषाधिकार बंद कर देना, सरकारी नौकरियां सिर्फ योग्य लोगों को मिले, कानून के समक्ष सबकी समानता के सिद्धांत को विधि संहिता में जो स्थान दिया है। तीन बहुत बड़ी बातें हैं जो किसी भी देश के लिए, किसी भी समाज के लिए बहुत उपयोगी और उस समाज के अंदर स्थायी कुछ व्यवस्थाएं स्थापित करने में सहायक हो सकती हैं। इसलिए इस वर्कशीट को आप ठीक से समझें, करें
और इसके अलावा इस पूरे पाठ को एनसीईआरटी की किताब से पढ़ें ताकि आपको और ज़्यादा स्पष्ट हो सके। मैंने उत्तर कैसे हो सकते हैं उसके बारे में केवल संकेत किया है, इनका विस्तार से अध्ययन आपको करना चाहिए ताकि अच्छे प्रकार से आप इनको लिख सकें और इसी प्रकार छोटे छोटे प्रश्नों को हम लिखते रहें और अपना क्वेश्चन बैंक तैयार करते रहें। ठीक है प्यारे बच्चों, अगली वर्कशीट करेंगे तो फिर मिलेंगे। तब तक आप घर रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए और अपने आप को अभी जो वातावरण चल रहा है, दिल्ली में कोरोना केस बढ़ रहे हैं, उन बढ़ते हुए केसेस में भी अपने आप को ज़रा सुरक्षित रखिए। परिवार में बताइए कि ज़रा सावधानी का पालन कीजिए, मास्क लगाइए, जो 2 गज दूरी है उसका पालन कीजिए, बहुत आवश्यकता होने पर ही घर से निकलिए। शासन के नियमों का पालन करते रहेंगे तो सब स्वस्थ रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। तो आगे मैं आपको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं दीपावली का पर्व आपके जीवन में खूब उन्नति, उल्लास, खुशियाँ लेकर आए, खूब उन्नति करें। धन्यवाद प्यारे बच्चों, फिर मिलेंगे।